वेट कट जब करो तो हमारे बॉडी से सॉल्ट खत्म, शुगर खत्म, मतलब हम एकदम लीन हो जाते हैं। मैं भी मैच्योर फाइट खेल रही हूँ तो हमें सेम डे ही फाइट करना होता है। मेरे हाथ में तिरंगा हो और नेशनल एंथम बजता और मैं सल्यूट करूँ और उनके पॉडकास्ट को सुनना स्टार्ट की, जो बड़े फाइटर्स हैं, प्रो फाइटर्स हैं, कि वो क्या करते हैं। एक्चुअली मैं गुस्से में ही एमएमए ज्वाइन की थी, स्विंग करती थी जाके, लाइक हम अभी फाइट ऐसे ऐसे करते हैं, पंच तो करते, मैं ऐसे ऐसे जाके मारना शुरू करती थी। वाह ये कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब लोगों को मारना। हाँ मारना नहीं सॉरी। तो मेरे कोच बाहर से कॉर्नर चिल्ला रहे, खुशबू गार्ड गार्ड। अब मुझे पता नहीं गार्ड क्या होता है, ना वो मुझे नॉकआउट कर पाई ना वो मुझे सबमिट कर पाई, मतलब कि शी वाज एक्सपीरियंस फाइटर। सर कहते हैं शैडो बॉक्सिंग करो। मैं बोली ये शैडो बॉक्सिंग क्या होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना और ये करना, इससे पंच मारना, इससे बचाना। मॉर्निंग में हमारा रेसलिंग सेशन होगा, शाम को हमारा बॉक्सिंग सेशन होगा, नेक्स्ट डे हमारा ब्राज़ीलियन जिजूत्सु होगा बीच, फिर शाम को हमारी स्पारिंग होगी। लड़की अगर पंच मारेगी मुझे नीचे जाकर के उसको पैर पकड़ के गिरा देना है। अब मैं ये ना सोची मैं भी मार खाऊंगी, मैं बस ये सोची मारने में मजा आएगा। एमएमए में वैसा टेक डाउन शायद से फर्स्ट टाइम मैंने लिया था नेशनल में। आप अंगद बिष्ट को जानते हैं? बिग थैंक्स टू अंगद बिष्ट सर। यहाँ पे एमएमए के नाम पे मतलब बिजनेस चल रहा है काइंड ऑफ। प्रॉपर कोच चाहिए यूपी को, जो कि नहीं है, सच में नहीं है। फाइट से रिटायरमेंट लूंगी तो एक यूपी में बड़ा ट्रेनिंग सेंटर ओपन करूंगी। मैं राउंडा रोजी नाम से स्टार्टिंग में फेमस हुई थी। खबीब इज माय फेवरेट। वो गोल्ड मेडल है जिसके लिए इन्होंने जो है इतना कुछ सहा है। एक मशहूर कवि ने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक शहर सिर्फ साहित्य, कला, संस्कृति और सियासत का शहर नहीं रह गया है। ये शहर अब एथलीट्स यानी खिलाड़ियों का भी शहर हो गया है। एक ऐसी एथलीट जिसे बहादुर, जिसे तकनीकप्रद कहा जाए तो संभवतः गलत नहीं होगा। एक बहादुर लड़की जिसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अपनी यात्रा शुरू की, हैदराबाद पहुंची, लुधियाना पहुंची, और उसके बाद दुनिया के तमाम देश जैसे लेबनान, उज्बेकिस्तान, पता नहीं किन किन देशों की यात्रा तय की। एक ऐसी लड़की जिसने खुद को साबित किया। अ रियल फाइटर, टू बी स्पेसिफिक, टू बी ऑनेस्ट, एंड अ रियल, इन टेक्निकल टर्म्स, अ रियल एमएमए फाइटर। तो एम आई करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन? तो खुशबू निशात जी ने अभी लेबनान में चल रही IMMAF में जो है एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन फुल फॉर्म, इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। लगभग 13 मिनट की फाइट। हमारी फाइट 13 मिनट की होती है, बट हमारी फाइट 2 मिनट कुछ सेकंड्स में फिनिश हो गई थी, क्योंकि शी टैप आउट तो फिनिश हो गई थी। बट वैसे कंटिन्यू चलती अगर हम पॉइंट वाइज जीतते, बट मैंने चोक कर दिया था तो फाइट वहीं पे फिनिश हो गई 2 मिनट कुछ सेकंड्स में ही। अगर जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं उन्हें समझाना ज़रूरी है कि चोक और टैप का मतलब कि इन्होंने कोई एक ऐसा मूव किया अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी पे, कि सामने वाले ओपोनेंट ने कहा कि भाई टैप, आई एम डन, आई कांट प्रोसीड फर्दर। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका सोशल मीडिया फॉलो कर रहा था मैं लास्ट 1-2 दिनों से। तो मुझे एक उसमें स्टोरी दिखी कि मतलब कितनी चीट मील्स हो गई अभी तक। चीट मील्स का क्या बताऊँ। मैं सोची थी मेरे हर फाइट के बाद, क्योंकि मैं 3 मंथ से वैसे जंक फूड या सब कुछ खाना अवॉइड करना स्टार्ट करती हूँ और बॉयल फूड पे आ जाती हूँ मैक्सिमम। जैसे चिकन बॉयल करके उसमें मैं फ्रेश क्रीम या ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के चपाती के साथ खा लेती हूँ, और राइस थोड़ा थोड़ा इंटेक करती हूँ। कार्ब्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर मील पे 3 मंथ्स पहले ही आ जाती हूँ। उसके पहले तक मैं थोड़ा बहुत चीट मील चलता रहता है, पिज़्ज़ा वगैरह, चीज़ी पिज़्ज़ा एंड KFC वगैरह, क्योंकि तेल वगैरह उसमें बहुत होते हैं, तो इट्स ओके चलता है। बट 3 मंथ्स आने के बाद मैं खुद सीरियस हो जाती हूँ कि नहीं अब नहीं खाना है। अब जब जैसे ही मेरी फाइट अभी ख़त्म होती है, आई एम लाइक मैड, अब मुझे इतना खाना चाहिए, क्योंकि वेट कट जब करो तो हमारे बॉडी से सॉल्ट खत्म, शुगर खत्म, मतलब हम एकदम लीन हो जाते हैं। तो दैट टाइम हमें बॉडी में जब हमारे सडन से कुछ जाता है, फ्यूल अप होता है, तो इट इज़ लाइक क्या मिल गया हमें। तो हम ऐसे जैसे वेट देने के बाद सडन से खाना भी नहीं खा सकते।
हमें पहले अपने बॉडी को रिफ्यूल करना होता है, जैसे ORS वाटर के साथ या इलेक्ट्रॉल के साथ। तो हम धीरे धीरे 1 लीटर ORS लेकर के सिप करके पीना स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे सडन से पी भी नहीं सकते, क्योंकि अचानक से एनर्जी हमारे बॉडी में जा रही है तो वो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है बॉडी में। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी के साथ ORS ऐड करके पीते रहना पड़ता है। तब तक मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा होता रहता है, लाइक मेडिकल चेकअप की, हाँ शी इज़ फिट और नॉट। वो हमसे वेइंग के बाद चेक करवाएंगे कि पुशअप्स मारो इतने, कि अभी ये फिट है कि नहीं, कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि वेइंग देने के बाद बहुत कमज़ोरी बॉडी में आ जाती है। तो ये वेइंग के बाद उस कंडीशन में है कि या कुछ ऐसा कुछ करके आए हैं कि वेट सडन से मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि MMA इज़ थोड़ा डेंजरस गेम है ना। तो अगर हमारा वेट कट के बाद कुछ हो गया अपोनेंट को, मतलब या किसी को भी, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो हमसे वेइंग के तुरंत बाद स्क्वाट्स कराएंगे, जंपिंग स्क्वाट्स या पुशअप्स कराना या कुछ भी वो हमसे करा सकते हैं। फिजिकल टेस्ट जो हमें कहते हैं वो हमें पास करना था। तो दैट टाइम हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते, थोड़ी एनर्जी आती रहे। वेइंग के बाद वी आर फ्री, तो हमें मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। उधर हमारा सारा चेकअप चलता होता है। तब तक हम रिफ्यूल करते रहते हैं। 1 आवर तक रिफ्यूल होने के बाद फिर हमारा लोडिंग टाइम स्टार्ट होता है, जो कि हम प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, लाइक बॉयल चिकन हो गया, राइस हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें खाना स्टार्ट। फिर जब तक हमारी फाइट नहीं होती तब तक हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, कि ताकि बॉडी में थोड़ी थोड़ी एनर्जी आना स्टार्ट हो। सडन से अब खा भी लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं भी मैच्योर फाइट खेल रही हूँ, तो हमें सेम डे ही फाइट करना होता है। और प्रो जो फाइट होती है उसमें जैसे आज हमारा वेइंग है तो नेक्स्ट डे हमारी फाइट है, तो उसमें हमें पूरा 1 डे का टाइम है कि कितना भी हम खा के सोए आराम से, कार्ब लोड आराम से कर सकते हैं। बट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सुबह हमने वेइंग दिया और सेम डे हमें फाइट करना है, तो हम ज़्यादा खा भी नहीं सकते। और खा लेंगे तो फिर कैसे फाइट करेंगे, वो बाहर आएगा या कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसी हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन करना होता है। IMMAF एशियन चैंपियनशिप सीनियर वुमेन्स स्ट्रोक वेट कैटेगरी, एटम वेट कैटेगरी, कंधे पर गोल्ड, कंधे पर तिरंगा और गले में गोल्ड। देश का झंडा ऊपर करने का अनुभव कैसा रहा? इट वॉज माई ड्रीम। इसी चीज़ के लिए मतलब मैं पागल थी हमेशा से, कि एक पल ऐसा आए जब मैं अपने देश के लिए लाइक कुछ कर पाऊँ, मेरे हाथ में तिरंगा हो और नेशनल एंथम बजता और मैं सल्यूट करूँ और सारे कंट्रीज़ देखते रहें। तो इट वाज लाइक बिग ड्रीम था मेरा। मैं काफ़ी ईयर से ट्राई कर रही हूँ। 2022 में भी मैं गई थी एशियन चैम्पियनशिप में। तजाकिस्तान में मेरी फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप थी, जहाँ पे मैं मतलब ब्रोंज मेडल के साथ ही मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ पे दूसरी कंट्री विन की। देन उसके बाद 2023 में मैं वर्ल्ड चैम्पियन सर्बिया में भी गई। वहाँ पे तो मैं हार गई तुरंत वर्ल्ड चैम्पियन में। फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं मतलब हार जा रही हूँ, क्या कमी आ रही हूँ। ट्रेनिंग वो भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग मैं भी कर रही हूँ, वाई दे आर विनिंग और हम इंडियन फाइटर में क्या ऐसा हो जा रहा है, क्या हमें नहीं मिल रहा। तो मैं इस चीज़ पे फिर डीप स्टडी करना स्टार्ट की कि ऐसा क्या उन्हें मिल रहा है और जो हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर उनके पॉडकास्ट को सुनना स्टार्ट की, जो बड़े फाइटर्स हैं, प्रो फाइटर्स हैं, कि वो क्या करते हैं, जिसमें मुझे सबसे पहले पता चला कि हमारा मेंटल पीस जो है, काम माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटली अगर हम डिस्टर्ब रहेंगे या ओवर थिंक करेंगे तो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी। बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो हम वो ट्रेनिंग में आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ट्रेनिंग में आउटपुट नहीं देंगे तो परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हो जाएगी। तो फिर पहला टारगेट मेरा यही था काफ़ी टाइम से कि मेडिटेशन पे मास्टरी करना, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में हमें नहीं आती। मेडिटेशन हम फर्स्ट डे बैठेंगे, हमें लगेगा ये क्या चीज़ है, मतलब बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे माइंड में, बहुत सारे थॉट्स जो कि हम रोक ही नहीं सकते। थॉट्स को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो हमें वो कंट्रोल करना सीखना होता है। फिर मैं ब्रीथिंग कंट्रोल करना सीखी। फिर धीरे धीरे मुझे सिर्फ मेडिटेशन सीखने में 6 मंथ लग गए। फिर जब मैं मेडिटेशन पे थोड़ा ये हुआ कि कंट्रोल अपने माइंड पे करना सीखी, तब मेरी थोड़ा स्लीप साइकिल ठीक हुई। फिर काम माइंड, एक्चुअली मैं बहुत अग्रेसिव नेचर की हूँ, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे लगा नहीं ये भी ख़राब है। एक्चुअली मैं गुस्से में ही MMA ज्वाइन की थी कि यार मैं इतनी तेज़ लड़ाई करती हूँ मतलब किसी से भी, तो लाओ देश के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि बचपन से ही मुझे मतलब ऐसा अपने आप को लड़का समझती थी, और लड़कों के साथ भी जैसे कबड्डी खेलना या कुश्ती करना वो सब करती थी, तो लड़कों को भी हरा दिया करती थी। तो मुझे लगता था यार मतलब जब लड़कों को हरा सकती हूँ तो लड़कियाँ क्या है मेरे लिए, मतलब ऊपर वाले ने मुझे कुछ सुपर पावर दे के भेजा है। बट ये मतलब जब छोटी थी तब मैं ऐसा सोचा करती थी, बट जब मैं रियलिटी में पहुंची तब मुझे समझ में आया ताकत ही सब कुछ नहीं होता, स्किल्स मैटर। क्योंकि जब मैं पहला MMA फाइट
नेशनल खेली, फर्स्ट टाइम मैं हार गई थी। तब मेरा सारा ये गुरु टूटा कि यार मैं खुद को बहुत ताकतवर लड़की समझती थी, वो लड़की मुझे मार के कैसे चली गई। मैं मतलब 3 राउंड तो टिकी फाइट में, क्योंकि वो था मतलब स्ट्रॉन्ग तो थी उस टाइम भी, और एक जोश था, जोशीली तो थी कि हाँ मुझे मार के आना, मुझे कोई लड़की क्या टच करेगी। बट शी वॉज टेक्निकल एंड आई वॉज लाइक ज़ीरो स्किल। मुझे MMA ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 मंथ हुआ था और मैं नेशनल चैम्पियनशिप में उतर गई। और जहाँ पर उतरती हूँ तो उसमें जब वो लड़की मुझे मारती है, पूरे फेस मेरे डैमेज, एंड मैंने बचपन में जूडो किया हुआ था, तो आई वॉज लाइक कि ये पंच कर रही, इतना मुझे पता है कि मुझे उसे जाके पकड़ लेना है तो पंच मुझे नहीं पड़ेगी, पंच स्टॉप हो जाएगा, तो मैं उसको टेक डाउन दे पाती थी। क्योंकि जैसे जूडो में भी टेक डाउन्स होते हैं, वो सब मुझे मसल मेमोरी में था, तो ये मुझे कोई सिखाया नहीं था उस टाइम पे कि तुम्हें ये करना है। बट ये था कि MMA इज़ अ लाइक फ्री स्टाइल फाइट ना, तुम्हें जीतने से मतलब है। तो जैसे ही वो पंच मारने आए मैं सीधे उसको पकड़ लूँ, तो अब जैसे पकड़ूँ कनेक्टिविटी मतलब फाइटिंग की ख़त्म, और फिर मैं उसको पैर फंसा के गिरा दूँ, इतना ही आता था। फिर समहाउ मैं कंट्रोल करूँ, फिर भी वो निकल आए, क्योंकि शी वॉज लाइक वो पुरानी फाइटर थी और मुझे 1 मंथ हुआ था आए हुए, एंड शी नोज़ कि कैसे गिरने पे कैसे हमें खड़े होना है। एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि डिफेंस कैसे करना है या अटैक कैसे करना है। आई वॉज लाइक कि स्विंग करती थी जाके, लाइक हम अभी फाइट ऐसे ऐसे करते हैं, पंच तो करते, मैं ऐसे ऐसे जाके मारना शुरू करती थी, और उसमें जब मैं ऐसे करती थी तो सामने से मेरा गार्ड ओपन, ये पंच आते थे मुझे ऐसे बस करने पे, फिर मैं ऐसे जाके बस इसको ऐसे पकड़ती थी। फिर फाइट वहीं पे ग्राउंड पे आती तब इट इज़ माइन, पंच मारना जितना मैं मार खा लेती थी, ग्राउंड पे आते ही आई विल टेक इट। ये आपने रैंडमली जब किया, मुझे एक सेकंड लिए डर लग गया कि गलती से भी पड़ गया अगर तो हाँ मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। खैर, तो पढ़ते हुए मुझे ये पता लगा कि आपने इस फाइट के लिए और एटम वेट कैटेगरी जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसके लिए लगभग 10 किलो वेट कम किया, वेट कट किया टू बी स्पेसिफिक। तो मैं चाहूँगा कि जैसे वेट लॉस और वेट कट दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, पर क्या है कि जब एक नॉर्मल इंसान लेमैन इसकी तरफ देखता है तो वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट? हम फाइटर्स जब वेट कट करते हैं तो हमें पूरा मतलब माइंड में ये रखना होता है कि क्या हमें प्रॉपर डाइट चार्ट हमें मिलता है, जो कि हमारे कोच प्रोवाइड करते हैं कि अब से तुम्हें ये डाइट फॉलो करना है इतने टाइम के लिए। तो हम खाना बेसिकली कुछ छोड़ते नहीं, हम फुल खाते हैं, खाएंगे नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी। हम थोड़ा खाने में अपने चेंजेस लाते हैं, लाइक प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। बॉयल एग्स जैसे फाइट के 1 मंथ पहले तक मैं मॉर्निंग में 5 अंडे खा रही हूँ, तो उसमें से 3 फुल एग खाऊंगी और 2 वाइट पार्ट, और धीरे धीरे फाइट आते आते मैं स्विच करूँगी 3 वाइट पार्ट, 2 येलो, ऐसे स्विच करते करते मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है एंड सम सैलड्स, ये हो गया मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर दिन में वही चिकन के साथ 3-4 रोटी खा लिया, और वाटर इंटेक ज़्यादा करती थी, वाटर इंटेक से फिर सोना। फिर शाम के टाइम सेम वही, क्योंकि मैं खाती बहुत ज़्यादा हूँ ना, तो मैं खाने से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। मेरा ये था कि मेहनत मुझसे कितना भी करा लो, बट मैं खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो फिर मैं डबल वेट कट करती थी खाने के बाद भी, बट जो भी खाती थी हेल्दी फूड, लाइक प्रोटीन ही होता था, वो मटन हो चाहे ये, इवन मतलब मेरे घर में कोई नहीं खाता, बट मुझे परमिशन मिली घर से कि तुम एथलीट हो तो तुम खा सकती हो। अच्छा, मतलब जैसे फाइट, अभी जैसे हमने वेट कट की भी बात की, और विनेश फोगाट का एक मतलब बड़ा ओलंपिक इवेंट इसकी वेट कट की फैक्टर की वजह से ही कैंसिल हो गया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, और फिर बाद में उन्होंने बाल वगैरह भी काटे उसके लिए। तो आप कुश्ती भी कर सकती थी या कोई और भी मतलब इतने गेम्स हैं उसकी एथलीट हो सकती थी, MMA ही क्यों? मतलब यही एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट गेम कैसे दिमाग में आया? MMA इसलिए क्योंकि मैं जब 12 इयर्स की थी तब मेरे स्कूल में जूडो होता था, तो मैंने फर्स्ट टाइम जूडो स्टार्ट किया, जो कि मैंने कुछ टाइम तक किया और स्टेट भी खेला। उसमें स्टेट में मेरा एक गोल्ड मेडल आया, जिसमें मैंने 4 अपोनेंट्स को मारा सिर्फ 1 मंथ के ट्रेनिंग में ही, और वो सब दे वर एक्सपीरियंस फाइटर, सारे जितने थे अच्छे मतलब इंटरनेशनल फाइटर्स थे। तो मुझे लगा कि वाह ये कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब लोगों को मारना, हाँ मारना नहीं सॉरी, बेसिकली मतलब अपने प्रयागराज को मैंने मतलब वो किया। तो यहाँ पे आने पे उस 12 साल की एज में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला कि यार शी इज़ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग गर्ल कोई बोले, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। तो जूडो के बाद फिर मैंने कॉलेज टाइम में जा कर के ग्रेजुएशन के साथ अपने ग्रेजुएशन जब करी तो ताइक्वांडो भी थोड़ा स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने किक चलाना भी थोड़ा सीखे। तो मुझे 2 मार्शल आर्ट आ चुके थे। तो उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में जब सब अपने अपने घर चले गए, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो मैं कॉलेज जब वापस गई
तो मुझे लगा कि यार थोड़ा वेट कम करना चाहिए। मैं जिम ज्वाइन करती हूँ, तो जिम में जब जाती हूँ तो वहाँ पे पंचिंग बैग वगैरह हैंग होते हैं और कुछ लोग MMA ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो सर मुझे कहते हैं आके कि यू लुक लाइक एथलीट, तुम्हारी जो बॉडी की बनावट है वो तुम्हें एथलीट जैसा लगता है। तो मैं बोली थैंक यू बोलती हूँ उन्हें। तो बोलते हैं कि हमारा नेक्स्ट मंथ फाइट है नेशनल MMA का, ट्राई करना चाहोगी क्या? तो मैं बोली सर नेक्स्ट मंथ है वो भी नेशनल। सर मतलब खालिद सर? खालिद सर नहीं, मैं उस टाइम लखनऊ में थी। खालिद सर तो मुझे बहुत बाद में मिले, हैदराबाद में। उसके पहले मैं लखनऊ में ट्रेनिंग करती थी। तो वहाँ पे जब गई तो उन्होंने बोला कि खुशबू यू लुक लाइक एथलीट, क्योंकि जेनेटिकली जो फादर का था ना वो भी एथलीट थे। तो उन्होंने भी कराटे सीखा है? हाँ, फादर को कराटे वगैरह आता है। तो मेरी जो बॉडी की बनावट थी तो शायद वो एथलीट जैसी उनको दिखी। तो उन्होंने बोला कि ट्राई करना चाहोगी क्या खुशबू? तो मैं बोली कि MMA है क्या? बोलते हैं बस तुम्हें जीतना है, मार के आना लड़की को। मैंने बोला ठीक है मार तो मैं लूँगी, करना क्या होगा वहाँ? बोले बस तुम्हें जैसे भी मिले बस वैसे मार देना। तो आई वॉज लाइक ठीक है मार दूँगी। तो उसके बाद कुछ दिन उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, बट थोड़ा बहुत मैं पंचिंग बैग में जाके खुद से ही मार लेती थी, क्योंकि 1 मंथ में हम क्या ही सीख पाएंगे। एक नई चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं 1 मंथ में कैसे सीख सकते हैं। बट मेरे में ये था कि चलो ठीक है, इतने दिन से कुछ किया नहीं, कर ही लेते हैं कोरोना के बाद। तो उसके बाद फिर नेशनल चैम्पियनशिप होता है, लखनऊ में ही होता है वो फाइट, एक्चुअली कहीं जाना नहीं होता। मुझे लगा कि यार लखनऊ में ही हो रहा है नेशनल चैम्पियनशिप, तो कर ही लेते हैं, कौन सा बाहर जाना है, एक बार ट्राई कर लेते क्या है आखिर ये MMA। तो मैं जब MMA करने लखनऊ में मेरी फ़ाइट होती है तो इंदौर की फाइटर होती है, शी वॉज गुड बॉक्सर। ओके। हाँ, तो उससे जब मैं रिंग में मिलती हूँ तो मुझे लगा अरे लड़की तो है, मैं लड़कों को मारी उतना उठा उठा के, लड़की तो है क्या होगा। तो जब रिंग में जाती हूँ तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, मतलब जो भी है मार के आना है, इतना माइंड में रहता है। सर बोलते मार के आना बस खुशबू। मैं बोली ठीक है सर मार दूंगी। जब रिंग में जाती हूँ तो फाइट स्टार्ट होती है, तो मैं डोमिनेट मतलब वहीं से ग्राउंड से करती हूँ। वो मुझे पंच मारना जब शुरू करती है मुझे लगता अरे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, भी मारती हैं। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि ऐसे भी कुछ आ सकता है। मैंने बॉक्सिंग तो कभी किया नहीं था। और तो जब मेरे मुंह पे पंच आना स्टार्ट हुए तो मेरे कोच बाहर से कॉर्नर चिल्ला रहे खुशबू गार्ड गार्ड। अब मुझे पता नहीं गार्ड क्या होता है, गार्ड कहाँ पे, आई नो कि हाँ गार्ड, व्हाट इज गार्ड। तो उस टाइम वो बोलते गार्ड गार्ड, तो मैं समझ नहीं पाती गार्ड क्या है। तो पकड़ ले उसको, जाके पकड़ ले ऐसे बोलते हैं। तो मैं बस अब समझिए बस बैल की तरह जाके उसको पकड़ लिया मैंने उसको। अब जब पकड़ी तो शी वॉज सो टॉल एंड, तो उसकी मतलब पतली थी और आई वॉज लाइक कि बोन डेंसिटी मेरी ज़्यादा थी। मैं जब उसको पकड़ूँ तो वो छुड़ा ही ना पाए, क्योंकि ताकत थी। अब मैं पकड़ लूँगी, तुम क्या करोगे, करो, कहाँ से पंच मारोगे, कहाँ से कुछ करोगे, पकड़ के बस फिर मैं टेक डाउन दे दूँ। जब टेक डाउन दे के थोड़ा डोमिनेट उसको करूँ तो उसके बाद कुछ टाइम डोमिनेट करूँ, फिर वो स्विच करके मुझे फिर वो करने लगे डोमिनेट। तो ऐसे करके वो डिसीजन भी स्प्लिट पे गया। स्प्लिट मतलब पॉइंट वाइज, ना वो मुझे नॉकआउट कर पाई ना वो मुझे सबमिट कर पाई। मतलब कि शी वॉज एक्सपीरियंस फाइटर, बट वो मेरी फर्स्ट फाइट थी मतलब नेशनल के हिसाब से। तो आई वॉज लाइक कि यार मैं 1 महीने में जब इतना अच्छा कर सकती हूँ तो अगर मैं सीखूँगी तब मे बी मैं इसको फिर से मारूंगी। इसने मुझे बहुत मारा है, फिर से मारूंगी। तब मुझे ये नहीं था कि एथलीट कितना मेहनत करता है। उस टाइम ऐसा था कि यार इतना लग गया मुझे, मैं तो इससे फिर से दोबारा रिंग में कूट दूंगी इसको। हाँ, अब मैं इसको बताऊंगी क्या होता है गेम। उसके बाद फिर उसी टाइम मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चलता रहता है, तो फिर कॉलेज की मैं टॉपर थी अपने, तो वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हो जाता है लुधियाना के लिए। तो फैमिली में मैं फादर से बोलती हूँ कि पापा मेरा प्लेसमेंट हो गया। डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी बट प्लेसमेंट मेरा सबसे पहला क्लास में हो गया था। तो मैं जॉब के लिए निकल जाती हूँ लुधियाना, एज अ रिसेप्शनिस्ट मैं काम करती हूँ वहाँ पे कुछ टाइम तक। मैं उसी बीच मेरे माइंड में चलता रहता है यार फाइट के लिए। फिर मैं पता करती हूँ बहुत लोगों से कि मुझे MMA करना है, कहाँ पे जाके सीखूँ जहाँ पे मुझे बेसिक सिखाया जाए और प्रॉपर MMA की ट्रेनिंग मुझे मिले। तो जिस फेडरेशन में मैंने फ़ाइट किया था MMA इंडिया, ये फेडरेशन का नाम है, इनके प्रेसिडेंट से मैं सीधे कांटेक्ट करती हूँ, सर मुझे फ़ाइटर बनना है, कहाँ पे मैं जाके सीखूँ। तो वो बोलते हैं कि खुशबू अभी तू तो बिगनर है, तो बेसिक के लिए और अच्छा सिखाने के लिए तू हैदराबाद जाना पड़ेगा तुझे। तो मैं बोली सर हैदराबाद तो बहुत दूर है, कोई आसपास में नहीं है क्या। तो उसके बाद लगता है नहीं अब सीखना ही नहीं है तो दूर पास क्या होता है, चलो चलेंगे। अब माइंडसेट जब हो गया तो चलेंगे। तो फिर मैं जब जॉब करती हूँ उस टाइम मैं बहुत सारे पैसे कलेक्ट करती हूँ अपना जॉब करके, सेविंग्स करती हूँ और घर पे पापा को कॉल करती हूँ, पापा मेरा प्रमोशन हो गया। मेरा जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी रेडिसन
लुधियाना में मैं जॉब करती थी। तो मैं फादर को और घर पे भाई लोग को कॉल करके बोलती, पापा मेरा प्रमोशन हो गया, मैं जा रही हूँ लुधियाना सॉरी हैदराबाद जॉब के लिए। पापा लोग यहाँ बहुत खुश कि मेरी बेटी का प्रमोशन हो गया, वाह वाह खूब सेलिब्रेशन। बट वहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं होता, मैं जॉब को ही क्विट करके जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए। 8 महीने में 8 महीने में 8 से 9 महीने में जॉब करती हूँ प्रॉपर लुधियाना में। तो फिर वहाँ पे जॉब करने के बाद जब मेरे पास सेविंग्स हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने साल भर का कमा लिया है, अब मैं अच्छे से सर्वाइव कर पाऊंगी ट्रेनिंग के साथ, अब कोई काम मुझे नहीं करना, मुझे सब सिर्फ जाकर ट्रेनिंग करना है। और मैं क्योंकि घर से बोली थी कि मैं पैसे नहीं लूँगी और जॉब कर रही हूँ तो मैं किस मुँह से पैसे मांगूँ घर से, तो मैं पैसे भी नहीं ले सकती। तो यही था कि पैसे इकट्ठा करो खुशबू। तो मैं वहाँ पर जॉब करके जब पैसे इकट्ठे हो गए मेरे पास, तो मैं हैदराबाद सर को कांटेक्ट करती हूँ, खालिद सर को, कि सर आई वांट टू जॉइन योर जिम। तो वो मुझे बोलते हैं आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कहाँ से हो तुम? तो मैं बताती हूँ सर मैं लखनऊ से हूँ। तो बोले पहले एमएमए किया है? मैंने किया है सर, किया है बट मैं जानती नहीं हूँ कैसे करते हैं एमएमए। तो मैंने बोला कि सर मैं जानती नहीं हूँ कैसे करते। तो सर बोले कि आ जाओ हम देखेंगे क्या करना है। तो मैं वहाँ से लुधियाना से अपना टिकट कराती हूँ और वहाँ से लुधियाना में पहले इन्फॉर्म करती हूँ, 1 मंथ पहले छोड़ने से पहले इन्फॉर्म करना होता है ना, रिज़ाइन से पहले, कि वाई आर यू लिविंग। तो मैं सर से बोलती हूँ वहाँ के मैनेजर से कि सर एक्चुअली मेरा गोल ये नहीं था, मैं फाइटर बनना चाहती थी बचपन से ही, बट मैं यहाँ पे सेविंग कर रही थी पैसे, अब हो गया और मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया कहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करना है, अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ के मैनेजर मुझे बहुत बेस्ट विशेस देते हैं कि खुशबू ठीक है जाओ तुम ट्रेनिंग करो, और जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ से लुधियाना से मतलब 1 मंथ के नोटिस पीरियड पे ही मैं जब वहाँ से निकलती हूँ तो सब सारे स्टाफ मुझे अच्छे से वहाँ से मतलब अच्छा गुड बाय देते हैं। देन मैं हैदराबाद आती हूँ। अब न्यू सिटी है और कभी मैं मतलब ऐसे नए जगह पे एक्सप्लोर नहीं की, और वो भी हैदराबाद तो एकदम साउथ साइड में आ गई। मैं हमेशा नॉर्थ में रही थी, मतलब लाइक प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से फिर ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए मैंने चंडीगढ़ गई थी। तो पहली बार घर से मतलब दूर ज़्यादा रही। लखनऊ तो चलिए अपना पास में ही है, यूपी के अंदर है। चंडीगढ़ जब गई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया वहाँ रहने का, बट चंडीगढ़ में पापा के फ्रेंड्स थे तो इट वाज लाइक कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो देख लेंगे। तो फादर और वहाँ पे मुझे सेटल करा के गए चंडीगढ़ में। तो इतना बाहर रहने का एक्सपीरियंस हो गया था मुझे कि कैसे रहना है। बट हैदराबाद लाइक टोटली डिफरेंट, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज भी तेलुगु है, अलग है, और एक हैदराबादी एक्सेंट। हाँ, और मैं वहाँ कैसे सर्वाइव करूँगी, और कल्चर भी पूरा दूसरा है इधर से। तो फिर मैं जब वहाँ जाती हूँ तो जाके रूम वगैरह ढूंढती हूँ और सर से नेक्स्ट डे मिलती हूँ। 1-2 दिन तो होटल में ही रहती हूँ क्योंकि सडन से रूम कैसे मिलेगा। ऑनलाइन में चेक भी करती हूँ रूम वगैरह, बट उतना नहीं समझ में आता जब तक सामने से जाके ना देखो। फिर जिम के पास का ही होटल चूज़ करती हूँ, फिर जाके रूम वगैरह ढूंढती हूँ। और घर पे मेरे लग रहा है सबको कि प्रमोशन हो गया तो होटल की वहीं पे रुकेगी अकोमोडेशन में। तो जा करके वहाँ पे जब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती हूँ, सर कहते हैं शेडो बॉक्सिंग करो। मैं बोली ये शेडो बॉक्सिंग क्या होता है? शेडो बॉक्सिंग से बेसिकली उन्हें पता लग जाता है कि इसके पंचेस कैसे या कितना इसको नॉलेज है। एक टीचर देख के हमें पहचान लेगा, कोच, कि इसको कितना आता है, तो शेडो करके दिखाओ। शेडो लाइक हम पंच कर रहे हैं, हमें टेक डाउन के लिए कैसे हमारी बॉडी नीचे जा रही है, हम ऊपर कब आ रहे हैं, डिफेंस कैसे कर रहे हैं, तो वो देख के समझ जाएंगे कि कितना इसको नॉलेज है। अब मैं बोल रही हूँ शेडो बॉक्सिंग क्या है, मैं सर खुजा रही हूँ शेडो बॉक्सिंग क्या है। उसके बाद मैं बोली सर नहीं आता। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर मुझे 1 मंथ के लिए लगा देते हैं कि इस पे हाथ रखो और यहाँ से हाथ नहीं हटना चाहिए। तो वो मुझे पता चलता है फिर ये गार्ड होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और ये करना, इससे पंच मारना, इससे बचाना। बस मैं इसी में खड़ी होकर के बॉडी डाउन करके इसी में लगी रही काफ़ी टाइम तक। बेसिक में काम किया, फिर भी बेसिक नहीं आया काफ़ी टाइम, क्योंकि वो एक बचपन में जब हम सीखते हैं उसकी बात अलग होती है। बड़े होकर के जब मैं सीख रही हूँ और ग्राउंड गेम जब हो ना तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। जैसे हम एमएमए करते हैं तो अलग अलग डेज हमारा होता है, हर दिन हम सेम नहीं करते। मॉर्निंग में हमारा रेसलिंग सेशन होगा, शाम को हमारा बॉक्सिंग सेशन होगा, नेक्स्ट डे हमारा ब्राज़ीलियन जिजूस्ती होगा, बीजीजे जिसे हम कहते हैं, फिर शाम को हमारी स्पारिंग होगी। स्पारिंग मतलब प्रॉपर फाइट हम करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग सब डिज़ाइन होता। कुछ भी नहीं आता मुझे, तो अब मुझे लगा दिए बस शेडो बॉक्सिंग में, सॉरी ये बेसिक में। अब मैं जैप क्रॉस देख रही हूँ और सारे बच्चों को बस नोटिस कर रही हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग। तो बस नोटिस कर रही हूँ मॉर्निंग में ये होता है, शाम को ये होता है, मॉर्निंग में ये होता है। तो एक माइंड सेट हो गया, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा 1 मंथ में कि हाँ ये एमएमए होता है। फिर उसी के 1 मंथ के बाद सेकेंड एमएमए का वो आ जाता है कि नेक्स्ट मंथ फाइट है नेशनल चैम्पियनशिप, जिसमें एशियन के लिए सिलेक्शन होता है। और इधर आए हुए हैदराबाद में मुझे मतलब 1 मंथ हुए थे, अब 1 मंथ मेरे पास है ट्रेनिंग को।
मतलब 1 मंथ में ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुकी, जैब क्रॉस पीरियड की हूँ और उसके बाद वहाँ से आ गया मतलब फेडरेशन से ऑर्डर कि हम 1 मंथ या 1.5 मंथ में फ़ाइट करा रहे हैं, कितने फाइटर्स आ रहे हैं आपके हैदराबाद से। तो उस टाइम मैं, सर ने बोला फाइट करोगी, मैं बोली ऑब्वियसली सर, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पे। तो सर ने मुझे इतना बताया कि तुम्हें कैसे अपोनेंट को, मतलब मेरा देखा क्या स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है या स्ट्राइकिंग स्ट्रॉन्ग है, वो नोटिस करके मुझे सर ने बस ये बताया कि तुम्हें बस रिंग में जाके ये करना है, अब सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करो तुम 1 मंथ तक। तो मेरे माइंड में आ गया, लड़की अगर पंच मारेगी मुझे नीचे जा करके उसको पैर पकड़ के गिरा देना है। तो मैं पंच तो मार नहीं पा रही हूँ, अब 1 मंथ में नहीं, बॉक्सिंग इतनी जल्दी नहीं आता। अब बस इतना बोले कि बस तुम अपने आप को बचाना सीखो और पकड़ना सीखो, इसके आगे भी कुछ मत करो नेशनल में। अब मैं जब जाती हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस फाइटर है वहाँ पे, मतलब इंटरनेशनल फाइटर्स भी है नेशनल में जब आते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जब मैं दूसरा नेशनल खेलती हूँ तो इट वाज आल्सो एशियन चैम्पियनशिप का सिलेक्शन ही था वो। तो जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे बेंगलोर के फाइटर्स है, कर्नाटका के फाइटर्स है, चेन्नई के फाइटर्स हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के फाइटर्स हैं, क्योंकि नेशनल सिलेक्शन है ना। अब बहुत सारे गर्ल्स हैं हर कैटेगरी के, अब मैं देख के सबको वो हो रही है, यार इतनी सारी लड़कियां हैं, मारने में मज़ा आएगा। अब मैं ये ना सोची मैं भी मार खाऊंगी, मैं बस ये सोची मारने में मज़ा आएगा। तो उसके बाद फिर जाती हूँ वहाँ पे, तो मुझे फर्स्ट फाइटर मिलती छत्तीसगढ़ की। तो इट वाज लाइक कि सर ने जो बताया था उसको मैंने उठा के यूं ऐसे पटका, तो सब वहाँ पे शॉक हो गए वहाँ छत्तीसगढ़ में कि ये लेडी आयरन कहाँ से आ गई, मतलब 2 मंथ्स के ट्रेनिंग में ही, क्योंकि MMA में वैसा टेक डाउन शायद से फर्स्ट टाइम मैंने लिया था नेशनल में, उसके पहले किसी ने ऐसा लड़कियों ने मारा नहीं था। तो उस टाइम में बहुत वायरल हुई नेशनल में कि अरे ये कौन सी लड़की आ गई इंडिया में ऐसे उठा के मार रही। और इवन मुझे ज़्यादा फाइट के बारे में नॉलेज नहीं है, बस ये पता है कि उठा के फेंकना है, और मैंने उसको उठा के ऐसा ले जाके रिंग में अपने कंधे पे बिठाया, क्योंकि अब फाइट कर रहे हैं, अब सर ने पकड़ना सिखा दिया, तो पकड़ के मैंने उसको उठा दिया, उठा के बिठा ली। अब वो क्या करे, तड़प रही है, मुझे छोड़ो छोड़ो, मैं पकड़ ली उसको, यहाँ से छोड़ने वाली नहीं। फिर ले जाके मैंने उसको जब मारना शुरू किया, शी फिनिश्ड ऑन, मतलब फर्स्ट राउंड में 3 राउंड हमारे होते हैं, फर्स्ट राउंड में मैंने उस फाइटर को फिनिश किया। तब उस दिन मेरे को लगा वाओ कितना अच्छा लगा, मतलब नेशनल में पहली बार मैं जब जीती और अच्छे, मतलब अच्छे टेक डाउन के साथ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। मेरा अंदाज़ा अगर सही है और जानकारी सही है तो लगभग 8 से 10 साल का समय हो गया आपको मिक्स्ड मार्शल आर्ट सीखते हुए। 6 ईयर के अप्रॉक्स हो रहा है, 6 ईयर्स के अप्रॉक्स। या तो और आपने बताया कि जूडो, ताइक्वांडो ये सब आप आते सीख चुकी हैं। इसके अलावा जैसे और भी, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें क्या क्या सीख चुकी हैं? उसमें मुझे BJJ आ गया, ब्राजीलियन जिजूत्सु, जैसे कि जो मैंने सबमिशन चोक लगाया था ना, दैट इज पार्ट ऑफ ब्राजीलियन जिजूत्सु। जिसमें जैसे हम रेसलिंग आपने देखा होगा, हम ऐसे बेंड होकर के फाइट लड़ते, अपोनेंट को गिरा देते। अब गिर तो गया, गिरने के बाद क्या, रेसलर तो गिरने के बाद जब उनका बैक हमने ले लिया तो मिल गया उसको पॉइंट, बट अब गिरने के बाद स्टार्ट होता है BJJ, जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अपोनेंट अब भागेगा वहाँ से। अब हमें BJJ एक काइंड ऑफ मार्शल आर्ट है जिसे हम कहते हैं ब्राज़ीलियन जिजूत्सु, जिससे मतलब जैसे जिनके पास ज़्यादा एनर्जी या पावर नहीं है वो ऐसे लोग अप्लाई करें, मतलब बहुत अच्छे से उन्हें आ सकता है ये चोक करना, क्योंकि चोक में ज़्यादा हमें वो नहीं लगता, बहुत स्मूथ गेम होता है, बहुत मतलब प्यारा गेम है। अब गिरा तो दिए, गिराने के लिए हमें ताकत चाहिए, बट अब कंट्रोल उसको कैसे करें, कंट्रोलिंग में जैसे सबमिशंस आ गए हैं, और उसको हम, तो मैंने मतलब इस टाइम पे मैंने BJJ भी सीखा। फिर मुझे पता चला कि इसमें BJJ के साथ फिर मुआ थाई नाम की भी कुछ चीज़ होती, मुआ थाई में जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग किक्स मारना, किक्स के लिए। हाँ, और जब मैं फाइट में उतरती थी तो एक्चुअली मेरे नेचुरली किक्स थोड़ा अच्छे थे, तो लोग देख के कहे कि अरे बाप रे ये तो बहुत मारेगी, मुआ थाई फाइटर होगी। अब मतलब मुआ थाई मुझे उस टाइम नहीं आता था, धीरे धीरे खेलते खेलते पता चला, तो मैंने फिर मुआ थाई की नॉलेज भी ली और BJJ की नॉलेज भी ली, रेसलिंग की नॉलेज ली, फिर बॉक्सिंग की नॉलेज ली। अभी मुझे मतलब थोड़ा बहुत बॉक्सिंग करना आ गया, बॉक्सिंग ही मुझे ज़्यादा टाइम लगा रहा आने में, बट अभी इट्स क्लियर, क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और रेसलिंग भी ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे खेलने में। आपने हैदराबाद का नाम लिया, पर मुझे लगता है कि शायद एक नाम लेना भूल गई आप, वुमेन पावर फिटनेस क्लब। हाँ हाँ, उसने कितना बदला आपको? अच्छा, उसने मैं जब वहाँ गई तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पैसे ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, और मैं नेशनल चैम्पियन बन चुकी थी और मेरा एशियन में सिलेक्शन हो चुका था उस टाइम पे। तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो सर से मैं बोलती हूँ कि सर
मुझे कोई जॉब दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं घर पे बोल के आई थी कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। अगर घर से मैं अभी पैसे मांगूंगी तो वो तो कहेंगे जॉब कर रही हो तुम। तो मैं मतलब सर से बोली सर कोई जॉब अरेंज करिए ना। तो सर बोले कि ठीक है, एक गर्ल्स का जिम है, वहाँ तुम जॉब करना चाहोगी? मैं बोली हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। तो बोले कि ओके मैं बात करता हूँ उनसे। तो मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो वो लोग मुझे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं और जिम की मुझे एज अ ट्रेनर रखते हैं। बट जब मैं एज अ ट्रेनर वहाँ जाती हूँ तो मुझे वहाँ पीटीज बहुत मिलते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग कराने। तो वहाँ पे जो जैसे फीमेल्स हैं और हैदराबादी फीमेल्स जैसे, तो लड़कों के साथ जिम में ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि मैं ओल्ड सिटी में थी ना। तो वहाँ पे जैसे वुमेन्स होती ना, वो बॉयज़ की जिम में जाना प्रेफर नहीं करते, उनके हस्बैंड्स नहीं अलाउ करते, क्योंकि वो फुल हिजाब में रहती ना। तो उनको चाहिए कि गर्ल्स को गर्ल्स ही ट्रेन करे। तो सर ने मुझे उसी टाइप का मतलब जिम दिया कि ताकि मैं गर्ल्स को ही ट्रेन कर पाऊँ प्रॉपर। तो वुमेन्स पावर फिटनेस क्लब में प्रॉपर फीमेल्स थी सारी। तो जब मैं पीटीज़ लेना स्टार्ट की तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई। एक पीटीज़ का मैं चार्ज मतलब 15,000 20,000 ऐसे होते थे, जिसका मुझे मतलब 60% मुझे मिलता था, 40% जिम को जाता था। हाँ, तो उसमें से मेरे बहुत सारे पीटीज़ बन गए, मतलब 20 से ज़्यादा पीटीज़ हो गए। इट वाज लाइक कि किसी को 2-3 पीटीज़ नहीं मिलते, मुझे 20 पीटीज़ मिल गए। फिर मैं उनसे बात की कि यार मुझे सेल्फ टाइम नहीं मिल पा रहा, इतने पैसे तो मैं 1 लाख के ऊपर कमा तो ले रही हूँ उस टाइम पे, लेकिन मुझे मतलब सेल्फ टाइम, रिकवरी टाइम नहीं मिल रहा। तो फिर मैं अपने पीटी से पर्सनली बात करती हूँ, क्या मैं आप लोग को 4-4 के ग्रुप में करा सकती हूँ, क्या आप लोग मुझे कम पैसे दे देना? तो दे वर लाइक एग्री कि मैम मुझे आपके साथ ही ट्रेनिंग करना, आप कैसे भी कराओ, आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं उनको गारंटी दी थी कि मैं आपके इतने टाइम में इतना वेट लॉस करा दूंगी, एंड रिजल्ट वाज 100%। तो वहाँ की वुमेन्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अरे उनके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए, खुशबू से पीटी ले रही इसलिए। तो सब मुझसे बात करने आने लगे, बहुत वुमेन्स वहाँ पे इंस्पायर हुई इस चीज़ को देख के, क्योंकि वहाँ सब नॉनवेज बहुत खाते हैं तो मोटे जल्दी हो जाते हैं, और वुमेन्स बाहर तो ज़्यादा एक्सप्लोर करके जा नहीं सकती। तो अगर और उनके हस्बैंड ज़्यादातर सऊदी अरेबिया या बाहर रहते हैं उनके हस्बैंड्स, तो वो अब क्या करें, वुमेन ही उनको चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो वुमेन पावर फिटनेस क्लब का काफ़ी बड़ा हाथ था उस टाइम कि मुझे मतलब अर्निंग सोर्स के लिए। तो वहाँ पे जब मुझे अच्छी अर्निंग सोर्स वहाँ से मिली, देन उसके बाद फिर मैं एशियन चैम्पियन के लिए पैसे वगैरह अर्न कर लिया था इतना कि मुझे फादर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल मेरे फादर ने मुझे पैसे भेजे कि मेरी बेटी को कोई कमी ना हो, फाइट के लिए, इंटरनेशनल फाइट के लिए बाहर जा रही है, तो करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए कि हाँ चलो बाहर जा रही, दूसरे कंट्रीज़ में कुछ भी इमरजेंसी हो सकते हैं। तो ही हेल्प मी, और मैंने भी वहाँ से काफ़ी सेविंग कर लिया था तब तक। अब तो आप स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं जी। अभी तो मुझे फाइट इलाइट क्लब बैंकॉक से बैंकॉक जी। तो दे आर लाइक वेरी हेल्पफुल। वहाँ के सेड्रिक है सीईओ कंपनी के, उनके बहुत सारे जिम है। मुंबई में भी एक फाइट इलाइट क्लब है, अलग अलग कंट्रीज़ में उनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो उनसे मेरी जब बात होती है तो दे वर लाइक स्पॉन्सर किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा जिम है वो। तो वहीं से अभी मैं मुआ थाई, रेसलिंग सब कुछ वहीं से कर रही हूँ। तो फिर जब इंडिया में मैं आती हूँ तो इंडिया में आप अंगद बिष्ट को जानते हैं? उत्तराखंड ही इज़ द मतलब फर्स्ट रोड टू UFC विनर। तो उनके वहाँ पे मैं ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेती हूँ। तो अभी मैं इस फाइट के पहले अंगद बिष्ट सर से पर्सनल ट्रेनिंग भी ली थी, तो सर ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेन किया। तो उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया में भाई। तो MMA के लिए इज़ अ बिग इंस्पिरेशन इन इंडिया। प्रो फाइट में वो दूसरे कंट्री के फाइटर्स को वो मतलब मार के आए फर्स्ट राउंड में ही। तो उनसे मैं सोची कि अब जब इंडिया आ गई हूँ, मतलब अभी तो मैं 6 मंथ से थाईलैंड में ट्रेनिंग कर रही थी, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा ही हो गया था। तो जब इंडिया मुझे आना पड़ा वीज़ा के वजह से, क्योंकि दूसरी कंट्री में मैं वीज़ा कैसे लगवा सकती हूँ, पासपोर्ट मेरा चाहिए उसके लिए। तो आई केम बैक टू इंडिया। अब इंडिया आई हूँ तो 1 मंथ पहले आना पड़ता, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में टाइम लग जाता। तो मैं अब 1 मंथ आई हूँ, तो मैं सोची कि अब मुझे ऐसा ट्रेनिंग चाहिए कि मैं ग्रुप में करूँगी तो दैट विल नॉट सूट मी, क्योंकि मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे फाइट करने जाना है और इस बार मुझे कोई भी टाइप का रिस्क नहीं लेना, मार नहीं खानी है, रिस्क नहीं लेना। लाइक कि मैं ग्रुप में ट्रेनिंग कर रही हूँ और फिर जा करके सबके साथ मतलब फिर घर चली जा रही हूँ। आई नीड प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग और बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए। तो आई चूज़ अंगद बिष्ट सर, क्योंकि अच्छा, उनके साथ ट्रेन किया आपने? उनसे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लिया, तो वो मुझे पर्सनली ट्रेनिंग दी है अभी ये इस फाइट के लिए। तो बिग थैंक्स टू अंगद बिष्ट सर कि इतना अच्छा उन्होंने इतने कम टाइम में मुझे ट्रेन कराया। तो उन्होंने मतलब गार्ड करना अच्छा सिखाया और कैसे क्या करना है, ट्रेनिंग का स्ट्रेटेजी भी बताया क्या करना है। तो म्यूटेंट MMA उनके जिम का नाम है, देहरादून में। देहरादून, हाँ।
तो अभी मैं वहीं पे काफ़ी टाइम से इंडिया में जब भी रहती हूँ, अभी फ़िलहाल तो 2 ईयर्स, हाँ 2 ईयर्स के अप्रॉक्स हो रहे हैं। तो मैं जब भी इंडिया में ट्रेनिंग करती हूँ तो वहीं जाके कर रही हूँ। इसके पहले मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही थी। तो एक्चुअली मैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी एक्सप्लोर कर ली थी। हैदराबाद से मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग सीख ली। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और सीखना चाहिए। देन उसके बाद मैं मिज़ोरम गई, सैम्यूल सर है वहाँ पे, उनके वहाँ पे ट्रेनिंग किया। देन उसके बाद मैं चेन्नई गई, वहाँ अजय तन्ना सर है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया। फिर केरला में जॉय अन्ना है, उनके पास मैंने ट्रेनिंग किया। तो ये सब मतलब MMA इंडिया के सब वो हैं ऑफिशियल्स हैं, तो उनके पास मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके जाती थी कि इसी MMA इंडिया के सारे ऑफिशियल्स हैं, तो उनके जिम में ही जाके मैं ट्रेनिंग करती थी। ऐसे नहीं कि मैं अदर फेडरेशन से, ताकि एक कॉन्टैक्ट में रहे, किसी गलत हाथ में ना चली जाऊँ मैं। तो इट वाज लाइक कि अलग अलग एक्सप्लोर किया। उसके बाद जब हो गया सब, तो मुझे थाईलैंड फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसके पहले मैं पापा से पूछी कि पापा मुझे अब पाकिस्तान जाना है फाइट के लिए, मुझे थाईलैंड जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो ही वाज लाइक हाँ बेटा चले जाओ। बट उसके पहले ही मुझे अंगद बिज सर का जिम दिख गया। वहाँ से जब नेशनल क्वालिफाई की, वहाँ पे अच्छे फाइटर्स आए थे उनके, अंगद बिज सर के। तो मुझे लगा यार यहाँ के फाइटर्स तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इनका लेवल तो बहुत अलग ही दिख रहा है। तो उसके बाद फिर मैं वहीं जाती हूँ। मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड बनती है, तो वो मुझे बोलती दीदी आप कुछ टाइम आप ट्रेनिंग बस ट्राई करके देखो कैसा लगता है आपको वहाँ पे। जब मैं देखती हूँ वहाँ पे लोग मतलब स्पारिंग में भी ऐसा फोड़ रहे हैं जैसे दुश्मन है एक दूसरे के, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। म्यूटेंट जिम में हाँ, अगर आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा भाई, क्योंकि सर इतने स्ट्रिक्ट है वहाँ के कि मारो, क्या कर रहे हो, लड़की है, लड़की समझ के मार रहे हो क्या, मारो नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा जिम से, ये वो। तो सर इस चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है कि ट्रेनिंग के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं जब वहाँ का इन्वायरमेंट देखी कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो अभी मैं इधर ही ट्रेनिंग करने वाली हूँ इंडिया में। तो मैं उधर अपना एक रूम वगैरह लेके सेट कर ली कि इंडिया में जब भी आऊँगी उधर ही मुझे ट्रेनिंग करना है। तो मैं जब भी इंडिया में रहती हूँ यहाँ करती हूँ। बाकी थाईलैंड में स्पॉन्सर्ड हूँ। अभी जब भी मुझे थाईलैंड अभी इसके मतलब ये इवेंट्स होने के बाद जाना होगा, तो वहाँ जाके मुझे बहुत बिग थैंक यू उन्हें भी देना है, सेड्रिक को। थैंक यू सो मच सेड्रिक सर, इतना उन्होंने बिलीव किया मेरे ऊपर, और मैं मतलब मेडल लाई, उन्होंने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। पूरे बैंकॉक में उन्होंने मतलब पेज पे पूरा वो करवाया, प्रमोट करवाया मुझे कि यार शी इज़ लाइक वॉरियर, शी इज़ लाइक वी प्राउड ऑफ यू कि हमने तुम्हें स्पॉन्सर किया, उसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। तो फादर की वीडियोस भी यहाँ से मतलब थाईलैंड वाले शेयर कर रहे हैं। तो सारे एशिया लेवल पे पापा की और मेरी वीडियोस चल रही है। तो इट वाज लाइक बिग मोमेंट फॉर मी, जिसमें एयरपोर्ट पे वो आपको रिसीव कर रहे हैं, फिर गले ये सब लग के। वीडियोस भी उन लोगों ने डाला जो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, पढ़ रहा था, तो उसमें जैसे आपने ये बात तो कही कि बाहर आपने लगभग चेन्नई, केरला और फिर देहरादून का नाम लिया आपने, मिजोरम, इन जगहों पे ट्रेन किया। जी। यूपी और स्पेशली यूपी में भी, जो बड़े शहरों में भी MMA के लिए बहुत संभावनाएं नहीं दिखती हैं। जी। तो मतलब ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे उत्तर प्रदेश में भी जो MMA की पॉसिबिलिटीज़ हैं दैट शुड इंक्रीज? सो व्हाट शुड बी द मेजर्स टेकन? अगर यूपी में होता ऐसा तो मैं यूपी छोड़ के क्यों जाती, मैं अपने यूपी को क्यों छोड़ के कई अदर स्टेट में ट्रेनिंग करती। यहाँ पे MMA के नाम पे मतलब बिजनेस चल रहा है काइंड ऑफ, लिटरली मैं मतलब ये ओपनली इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। मैं इधर से उधर भटकती रही कि मुझे थोड़ा प्रॉपर ट्रेनिंग यूपी में ही मिल जाए, तो मैं अपना मतलब यूपी छोड़ के क्यों हटूँगी। यहाँ पे MMA के नाम पे सब बस कमा रहे हैं कि हम MMA जिम है ये हमारा, आइए, बट वहाँ पे जब जाओ तो उतना प्रॉपर देखने को नहीं मिलता। कि मैं देखा मैंने 1-2 जगह, बट कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, हम सबको बुरा नहीं बोल सकते। कुछ लोग मेडल्स दे रहे हैं जिनको शायद मैं नहीं जानती होंगी, बट मैंने जहाँ ट्राई किया वहाँ पे तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। तो फिर मैं जाके दूसरी जगह ट्राई करना स्टार्ट की। जब इंडिया और यूपी सब देख लिया, यहाँ पे हो गया कंप्लीट, तब मैं बाहर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो ये सुधर पाएगा MMA का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में? यूपी में सुधर पाएगा जब कोई ऐसा मतलब यहाँ पे खड़ा होगा कि हाँ हमें प्रॉपर यहाँ से एथलीट निकालने, एक प्रॉपर कोच चाहिए यूपी को, जो कि नहीं है, सच में नहीं है। यूपी को प्रॉपर MMA कोच चाहिए जो प्रॉपर, जैसे हैदराबाद में प्रॉपर कोच है शेख खालिद सर, तो बच्चों को एक पूरी टीम बना के रखते। 40 लोग हैं तो 40 लोग की टीम सब कोऑर्डिनेटिव है, मतलब सारे लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई किसी चीज़ में चूक रहा है तो एक दूसरे को बता रहे हैं, कहीं फाइट में भी जा रहे हैं सब टीममेट कोऑर्डिनेशन के साथ। तो यहाँ पे तो मुझे टीम ही देखने को नहीं मिलती। मैं यूपी टीम ढूंढती हूँ, कहाँ हूँ मैं? जब भी फाइट के लिए जाती हूँ तो अकेले यूपी से मैं हाथ उठाती हूँ कि आई एम फ्रॉम यूपी। रहते टीम वाले बट मुझे दिखते ही नहीं कहाँ है। फिर मुझे पता चलता है यार यूपी से ये भी आए, वो भी आए यूपी से। तो मैं बोलती हूँ आप मतलब कहाँ पर ट्रेन करते हो? अरे मैं तो किक बॉक्सिंग करता हूँ, और तो मैं तो ये करता हूँ। मतलब प्रॉपर MMA
क्या ही बोलूँ मैं, बहुत कम देखने को मिलता है। एक दो जिम्स हैं नोएडा में, बिकॉज यूपी का पार्टी है ना नोएडा, NCR। तो एनसीआर वो दिल्ली के करीब आ जाता है, तो यूपी से अगर थोड़े बहुत फाइटर्स आते भी हैं तो नोएडा से आते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एनीवेज, क्योंकि एमएमए का पूरा गेम एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, टेक्निक का है, तो कैसा ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है आपका पर्टिकुलरली? अभी जो एशियन चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस है वो आप जानना चाहेंगे या नॉर्मल डेज का मैं बताऊं? नहीं, चैंपियनशिप के पहले का। अच्छा, चैंपियनशिप के पहले का तो अभी मैं 3 मंथ से एक ही शेड्यूल फॉलो कर रही थी कि मॉर्निंग में 3 o'clock उठ जाना, पहले 1 hour तक मैं पूजा करती थी, मतलब गॉड Okay. को याद करना कि भगवान इस बार मेरी हेल्प करना, मैं काफ़ी टाइम से फेल हो रही हूँ, मैं मतलब सब आपके हाथ में छोड़ रही हूँ, अगर आप हराओगे भी तब भी आपकी मर्ज़ी है, मैं जीतूंगी तब भी आपकी मर्ज़ी है, तो इस बार मैं दुखी नहीं होगी, इट्स ओके, शायद मेरे किस्मत में नहीं होगा ये चीज़, तो आई विल लाइक, एज भी हो रही है, टाइम भी निकल रहा है, तो सब मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ। सुबह उठ के बस 1 घंटा प्रे करना ऊपर वाले से, देन उसके बाद 1 hour हो जाए तो जो टेक्निक मुझे सर सिखा के रखते थे या जो मैं सीखी हूँ उसको पूरा रिमाइंड करके मैं डायरी में लिखती थी, हर डे का, मॉर्निंग में जो सीखा, शाम को जो सीखा उसको रिमाइंड करके लिखना सारा, एक एक टेक्निक को मतलब बारीकी से, फिर उसको मेडिटेशन में याद करना कि आज मैंने ये सीखा वो सीखा, फिर उसमें विजुअलाइज करती थी खुद को कि मैं रिंग में ऐसे एंट्री कर रही हूँ, मेरे अपोनेंट उधर से आ रही है, मैं ऐसे फाइट करूँगी, मतलब विजुअलाइज करती थी मैं फाइट को ही कि मुझे मतलब फाइट के पहले जैसा होता नहीं है, अभी फाइट नहीं हुआ बट मैं सामने से मैं इमेजिन करती थी मेरी अपोनेंट उधर से आ रही, मैं इधर से आ रही हूँ, हाउ शी इज़ एंटरिंग एंड हाउ आई एम एंटरिंग, तो वो विजुअलाइजेशन 1 घंटे तक चलता था। फिर उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ना बहुत प्रेफर करती हूँ, तो अभी मैं जैसे द पावर ऑफ नाउ की बुक है, वो पढ़ रही थी, जो कि मुझे एक IPS ऑफिसर है पवन सर, उन्होंने सजेस्ट किया था। अभी मैंने जैसे कि बातचीत की शुरुआत में जिक्र किया कि मैंने आपकी फ़ाइट भी देखी, और बतौर मतलब लड़का होने के बावजूद वो फाइट बड़ी डरावनी है ना, और ख़ासकर जब आप वो फाइट ख़त्म होती है, जैसे बीच में तो आप कई पंचेस मैंने देखा है, कई पंचेस लगातार खाती हैं, उसको कहते हैं लोग पंच, दे ईट द पंचेस, और उसके बाद मतलब नाक पे भी चोट का निशान रहता है, और अभी मैं देख रहा हूँ आँख के नीचे काला निशान पड़ा ही हुआ है, और आप जब आई भी थी एयरपोर्ट से तब तो मतलब काफ़ी जो जितने भी घाव थे काफ़ी विजिबल थे, तो बीइंग अ गर्ल मतलब कितना ये हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टैकल दीज वुंड्स एंड टैकल दीज मार्क्स, क्योंकि मतलब स्त्रियों को वैसे भी मतलब कहा जाता है कि भाई ये सब चीज़ें तो उनके लिए बनी नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़? हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसी टाइम जब स्पारिंग हमारी होती है, तो स्पारिंग इसी को कहते हैं, जब हम वो सच में फाइट होती है, जो हम रिंग में फाइट करते हैं वही सोच के करते हैं कि हमारी रिंग में फाइट हो रही है, तो हमें मार खाने की इतनी आदत हो जाती है ना कि हमारा डर ही निकल जाता है, ये रहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे, तो या तो शेर का मतलब शिकारी बनो या तो खुद शिकार हो, वही बात है। अच्छा, लड़के तो डरते ही होंगे, क्योंकि अभी जब आपने स्पारिंग का एग्जांपल दिया मुझे लगा कि मेरे को एक मुक्का अगर पड़ गया। लड़के मैं बात ही नहीं करती लड़कों से एक्चुअली ज़्यादा। ओके, अपने लाइफ में बिजी रहती। अच्छा, वुमेन सिक्योरिटी समाज का एक मतलब बिटर ट्रूथ है ना, और क्या है कि आप जो बात कर रही हैं, जितनी बात अभी हुई और जितनी आपकी जर्नी रही, दैट इज इक्विवेलेंट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, क्योंकि एम्पावरमेंट बहुत तरह के हैं और अपने देश का झंडा ऊंचा करना अपने आप में एम्पावरमेंट का एक अच्छा रेफरेंस है। तो इन्हीं लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने और सेल्फ डिफेंस के मामले में मजबूत बनाने के लिए क्या मैसेज देंगी, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा सोचा भी है कि अपने आस समाज की लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस में क्या क्या करना चाहिए? मैं तो ये सोची हूँ कि जब भी मैं मतलब फाइट से रिटायरमेंट लूँगी तो एक यूपी में बड़ा ट्रेनिंग सेंटर ओपन करूँगी, जहाँ पे यूपी के सारे एथलीट या ऑल ओवर इंडिया के सारे एथलीट आकर के ट्रेनिंग कर पाए और प्रॉपर फुल स्किल्ड उन्हें ट्रेनिंग मिले, क्योंकि मैं बहुत भटकी हूँ फाइट के लिए, ट्रेनिंग के लिए बहुत तड़पी हूँ, इधर से उधर जा कर के कहीं से मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, इधर से उधर जाके बहुत भटकी, तो मैं नहीं चाहती जैसे जो मैंने फेस किया ना वो और एथलीट भी फेस करें। तो एक
प्रॉपर जिम जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही है, वैसा मेरा प्लान है कि वहाँ पे सबको बुला के जो ज़्यादा गरीब हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं हायर, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको स्पॉन्सर भी करूँ और खिलाऊँ भी और अपने यूपी से मेडल निकालूँ, या ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी लोग आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको भी मैं बनाऊँ मेडलिस्ट, जो जिनके अंदर मुझे दिखे कि हाँ दे कैन डू। मैं 2 नाम लेता हूँ, 3 बार 2-2 नाम लूँगा, मुझे बताइएगा कि आपका इनमें ज़्यादा पसंद कौन है इनमें से, क्रिस साइबॉग, रोंडा राउजी? रोंडा राउजी, बिकॉज मैं रोंडा राउजी नाम से स्टार्टिंग में फेमस हुई थी कि ये इंडिया की रोंडा राउजी है। जब मैं फर्स्ट टाइम जीती थी ना MMA इंदौर में, हाँ इंदौर नहीं, इंदौर की छत्तीसगढ़ फाइटर थी। हाँ, मेरी फर्स्ट फाइट वहाँ पे हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ की फाइटर को जब मैंने मारा था, तब मुझे सब रोंडा रोजी बोलना स्टार्ट किए थे कि शी इज़ रोंडा रोजी। तो अगेन यू आर आस्क्ड दैट क्वेश्चन। तो आपकी फेवरेट रोंडा रोजी या क्रिस साइबॉग? ओनली रोंडा रोजी, आई विल ऑलवेज टेक हर नेम। अमांडा न्यूनेस या रोज नमेजुनास? अमांडा, शी इज किलर। रोज नामाजुन इज ऑल्सो गुड फाइटर, और अमांडा ने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, तो शी इज किलर। उसने रोंडा रोजी को लास्ट भी हराया था, उसने रोंडा को मारा, हॉली होम्स ने भी हराया था। हाँ, शी इज अ किलर, लाइक जब वो घुसती है रिंग में तो शी किलर, वो आधा सामने वाली की ताकत छीन लेती है घुसते, एक वाइब होती है उसमें। अच्छा, UFC मतलब ये तो खैर फीमेल फाइटर्स की बात हुई, और मेल्स भी कई फाइटर, क्योंकि और मैंने देखा है कि उसकी फाइट्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं और जो व्यूवरशिप है उसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा मार्जिन है। और तो कुछ ऐसे मेल फाइटर्स भी हैं UFC में जो फेमस भी हों और आपको लगता हो कि हाँ यार ये बड़े, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे मतलब खबीब का लोग बहुत नाम लेते हैं, जॉन बोन्स का नाम लेते हैं, टॉम एस्पिनेल, मतलब मैं अभी हमारी बातचीत शुरू में जिक्र हुआ, तो ऐसे कौन से UFC के नाम है जो आपको पसंद है? खबीब इज माय फेवरेट, ही इज लाइक, उसके जैसा कोई नहीं, ही इज माय फेवरेट। और हैवियर वेट कैटेगरी में? हैवी वेट कैटेगरी में तो बट मैं खबीब को बहुत वो करती, उसके फाइट्स या उसके जो पॉडकास्ट वगैरह मैं देखती ना, वेरी इंस्पिरेशनल, तो दैट इज, आई विल चूज ओनली खबीब। अच्छा, और UFC का जो क्रेज़ है इंडिया में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप भी UFC में नज़र आएं? हाँ, मेरा गोल वही है कि जब मैं प्रो में डेब्यू करूँ तो ऐसा हो कि मतलब लास्ट 3-4 इयर्स में मैं खुद देखना चाहती हूँ UFC में अपने आप को, मेरा गोल ही वही है। ओके। अच्छा, अभी बात हो रही थी आपके गोल्ड मेडल की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो गोल्ड मेडल था वो एक बार स्क्रीन पर ले आकर हमारे दर्शकों को दिखाएं, जिसके लिए इन्होंने इतने मुक्के खाए हैं और इतना अपना चेहरा बिगड़वाया है। तो ये वो गोल्ड मेडल है जिसके लिए इन्होंने जो है इतना कुछ सहा है, जो हम संभवतः नहीं सह सकते हैं हम लोग। तो जाते जाते 2 अंतिम सवाल कि आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब जैसे अभी तक की जो आपकी जर्नी रही, इसमें एक ब्रॉन्ज आया और भी कई मेडल्स आए और अब गोल्ड भी आ गया, तो फर्दर प्लान्स क्या है कि किस तरह के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है और कौन कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जो जीतनी है, और ट्रेनिंग को खुद को कैसे पॉलिश करना है? अभी मेरा प्लान है कि मैं प्रो में डेब्यू करूंगी, तो मेरे कोचेस ने सोच रखा है कि क्या करना है। तो अब आप शायद मेरा ये लास्ट टाइम मैच्योर था, या मे बी एक फाइट और मैं खेलूँ, मे बी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक और बड़ी फाइट आ रही है खुशबू, तो शायद उसमें आप देखें मुझे, जिसे हम फाइट ऑफ द नाइट बोलते हैं, जैसे जिसमें एक फाइट होती है। अभी जो था ये चैंपियनशिप था, इसमें हर कंट्री से जितने भी फाइटर्स होंगे हमें फाइट करना होगा, लेकिन फाइट ऑफ द नाइट एक ऐसा होता है जिसमें जो एक बेस्ट फाइटर को दे विल चूज़, और एक मैं, तो वो एक चैलेंजिंग फाइट होता है कि खुशबू वर्सेस एनीवन, कोई भी हो सकता है, बेस्ट जो भी होगा, तो ऐसी फाइट होगी। तो सर ने बोला ऐसा कोई फाइट तुम्हें मिलेगा। तो लास्ट टाइम 2 फाइट ऐसी मैं लड़ चुकी हूँ जिसका मतलब बेल्ट फाइट, जिसे टाइटल फाइट कहते हैं, तो एक फाइट भी मैं जीती हूँ जिसका बेल्ट मैं जीत के लाई थी। तो मैंने उस टाइम दुर्गा दास नाम की एक लड़की थी जो कि 7 ईयर्स से मतलब अनडिफीटेड थी, एंड अभी शी इज़ लाइक आर्मी में काम कर रही है बॉर्डर पे, तो वो अनडिफीटेड थी। तो जब मैं पहली बार उसके साथ फाइट लड़ी तो सबका ये कहना था कि अरे खुशबू को तो मार देगी, एक बार में मार देगी। जब हम लोग की फाइट हुई तो रिजल्ट वाज इन माय फेवर, हाँ इन माय फेवर।
तो आई वॉज लाइक आई एम ब्लेस्ड। तो वो बेल्ट भी मेरे हाथ में आया। देन उसके बाद मैं उसको फाइट दोबारा नहीं लड़ी, क्योंकि ये होता है कि एक बार जिसके पास वो बेल्ट आ गया, नेक्स्ट फाइट हम करेंगे तो वो बेल्ट हमें उनसे देना पड़ता है। तो वो लेके मैंने रख लिया, मैं स्विच कर दिया, अब दोबारा ये फाइट नहीं करना है। देन उसके बाद फाइट ऑफ द नाइट एक कानपुर में भी हुआ था, उसमें भी मैं खेली, वो भी मैं जीती थी। तो ऐसी शायद एक फाइट खेलने की और चांसेस है एमेच्योर में मे बी, क्योंकि मेरे कोचेस बोल रहे थे कि गोवा में बहुत जल्दी होने वाला है एक फाइट और उसमें आपका नाम लिया जा रहा है। तो हम कहीं के भी, चाहे इंडिया के या बाहर के भी, कोई एक बेस्ट फाइटर को हम चूज़ करेंगे जिससे आपसे फाइट कराई जाएगी। तो आई सेड कि वी विल सी, हम देखेंगे क्या करना है, कि अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं फ़ाइट करूँगी, बिकॉज अभी मैं बहुत टाइम के बाद घर आ रही हूँ, तो आई नीड सम टाइम, मेरे फैमिली के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए 1 ईयर का, और थोड़ा गैप चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग पे हैं, तो थोड़ा ब्रेक चाहिए एथलीट को भी। तो मैं बोली कि अभी फाइट का डेट कब है और अब वो हम डिसाइड करेंगे, तो देखिए कब फाइट होने को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है कि फिटनेस का, MMA का क्रेज़ बढ़ा है देश के लोगों में, और ख़ासकर जो यंगस्टर्स हैं उसमें। सोशल मीडिया पर फिट दिखने का एक जो ट्रेंड है, सभी फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो ये फिटनेस को ध्यान में रखते हुए और आपका जो स्पोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली क्योंकि आप, जैसा कि मैंने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा रेफरेंस है जो आप कर रही हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को, लड़कियों को और देश के युवाओं को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्योर माइंड काम, और ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए, जो भी है सब टाइम के साथ हो जाएगा। और मेक योर एनी गोल, कोई भी गोल आप बनाइए एंड स्टे फोकस्ड, उसी पे आप रहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। तो कई बार हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, एक बार हार गए तो ये नहीं कि अरे नहीं करना है। मैं भी बहुत बार फेलियर का सामना की, करते 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 अब जाके मेरे हाथ में फाइनली गोल्ड आया। तो कीप गोइंग, जस्ट डू इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। तो ये थी हमारे साथ प्रयागराज की खुशबू, जिन्होंने पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हुनर, अपनी मेहनत, अपने श्रम और अपने कौशल का जौहर दिखाया, साबित किया कि लड़की होने के बावजूद, घायल होने के बावजूद किस तरह खुद को साबित किया जाता है और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल की जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलेंगे जल्दी ही किसी अगली वार्ता में, तब तक के लिए धन्यवाद।